औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। अच्छा मेरे बच्चों, आज हम लोग 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 16 का थ्योरम नंबर 1 हम जो है उसको डिस्कस करेंगे, उस पर कुछ बातें करेंगे। देखते हैं जी, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है जी थ्योरम्स रिलेटेड विद एरिया। तो थ्योरम रिलेटेड विद एरिया हम यहाँ पे पैरेललोग्राम्स और ट्रायंगल्स के एरियाज को डिस्कस करेंगे। So बेटा, इंट्रोडक्शन यह कि in this unit we will state and prove some important theorems related with the area of the parallelogram and triangles along with corollaries. We shall apply them to solve appropriate problems and prove some useful results. Some जैसे कहते हैं कि preliminaries क्या है जी, इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स क्या है। तो एरिया ऑफ ए फिगर क्या होता है, पहले इसको समझ लें। एरिया होता क्या है? तो बेटे, ये आपके सामने एक ट्रायंगल आपको नजर आ रही होगी। इसकी बाउंड्री के अंदर जो रीजन बाउंडेड है, इसकी बाउंड्री प्लस ये रीजन, ठीक है, इसके अंदर ये जितना रीजन आ रहा है इसके एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, इस स्पेस को हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज द एरिया ऑफ दिस फिगर। तो द रीजन इनक्लोज्ड बाय द बाउंडिंग लाइंस ऑफ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड द एरिया ऑफ द फिगर। क्लियर हो गया? उसकी बाउंडिंग लाइंस के अंदर जो रीजन जो है वो क्लोज्ड होता है, दैट इज कॉल्ड द एरिया। द एरिया ऑफ द क्लोज्ड रीजन इज एक्सप्रेस्ड इन द स्क्वायर यूनिट्स। मैंने आपको पहले कहा था कि एरिया 2 डायमेंशनल स्पेस है, तो इसको फिर 2 डायमेंशन में मेजर करेंगे तो जो आपको यूनिट होगा उसके ऊपर स्क्वायर आएगा, चाहे वो मीटर स्क्वायर हो, चाहे वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो। याद है ना? सो ये पॉजिटिव रियल नंबर होगा और साथ उसके अपने मीटर स्क्वायर या अपनी लेंथ का स्क्वायर डालना है। ट्रायंगुलर रीजन क्या होता है जी? गौर से सुनने, कहते हैं इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल इज द पार्ट ऑफ प्लेन इनक्लोज्ड बाय ट्रायंगल। ये आपका प्लेन है, ये आपकी शीट है, इसका वो पार्ट जो आपकी इस ट्रायंगल की बाउंड्रीज के अंदर आ रहा है, दैट इज द ट्रायंगुलर रीजन। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हुआ? ठीक है। तो क्या, द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल इज द पार्ट ऑफ द प्लेन इनक्लोज्ड बाय द ट्रायंगल एंड द ट्रायंगुलर रीजन क्या होता है, इज द यूनियन ट्रायंगल की साइड्स प्लस ये जो इसके अंदर रीजन इनक्लोज्ड है, ठीक है। तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए ट्रायंगल एंड इट्स इंटीरियर, दैट इज द 3 लाइंस सेगमेंट्स फॉर्मिंग द ट्रायंगल एंड इट्स इंटीरियर। ये ट्रायंगुलर रीजन होगा। बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल मींस द एरिया ऑफ इस ट्रायंगुलर, इस रीजन का एरिया। ठीक है जी, और ठीक है। अब बेटा एक थ्योरम है, एक एक्सियम है, कॉन्ग्रुएंट एरिया का एक्सियम है। बेटा अगर आपके पास कोई सी 2 ट्रायंगल जो आपने प्रूव करना, उनका एरिया क्या है, इक्वल है, उन दोनों का एरिया क्या, आप सिर्फ ये प्रूव कर दे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, प्रूव हो जाएगा उनका एरिया कॉन्ग्रुएंट, उनका एरिया इक्वल है। ये देखें, if 2 triangles ABC and triangle PQR are congruent, then the area of region ABC and the region triangular region PQR would be equal होंगे। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी तो उनकी जो ट्रायंगुलर रीजन्स का एरिया होगा वो ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। आप समझ आ नहीं? आपको ट्रायंगल्स जो है वो तो कॉन्ग्रुएंट साबित करनी आती है कि नहीं आती, प्रूव करनी आती है ना। सिर्फ आपने यही करना है, ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ऑटोमेटिकली उनके एरियाज कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे मैंने आज ये थ्योरम यूज भी किया था। रेक्टेंगुलर रीजन क्या, वही बात पहले आपने बताना कि रेक्टेंगुलर जो रेक्टेंगल के इंटीरियर में प्लेन का जो रीजन आएगा, ठीक है, वो और रेक्टेंगल की जो साइड्स होगी उनका यूनियन जो होगा, जो उनका कॉम्बिनेशन होगा, वो आपका रेक्टेंगुलर रीजन होगा। पार्ट द इंटीरियर ऑफ ए रेक्टेंगल इज द पार्ट ऑफ द प्लेन इनक्लोज्ड बाय द रेक्टेंगल। ठीक है, ए रेक्टेंगुलर रीजन इज द यूनियन ऑफ ए रेक्टेंगल एंड इट्स इंटीरियर। ए रेक्टेंगुलर रीजन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 और मोर देन 2। याद है मैंने कहा था, अगर आप एक क्वाड्रिलेटरल जो है या एक पैरेललोग्राम जो है उसके डायगोनल्स जब ड्रॉ करते हैं तो डायगोनल्स क्या करते हैं, उसको 2 ट्रायंगल्स में तोड़ देते हैं। ऐसे ही ना, उसको 2 ट्रायंगल्स में तोड़ देते हैं। वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी तो एरियाज भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यही कहा उन्होंने, हमने ये प्रूव किया अपने 11th चैप्टर के पहले थ्योरम में। याद है नहीं याद? हमने इसी से वो थ्योरम प्रूव किया था 11.1।
तो ये कह रहे हैं कि रेक्टेंगुलर रीजन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू और मोर देन टू ट्रायंगुलर रीजन्स इन मेनी वेज. Recall that if the length and the width of a rectangle are A units and B units respectively, then the area of the rectangle is A multiply B square units. If A is the side of square, अगर ये side of square होगी तो उसकी चारों साइडों की लेंथ क्या होती है, बराबर होती है ना, तो फिर ये स्क्वायर के बराबर आ जाएगा. अब बेटा ये आप बहुत से सुने, बिटवीन द सेम पैरेलल्स, इसका क्या मतलब है? टू पैरेललोग्राम्स, याद है ना, ऐसी एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल. तो टू पैरेललोग्राम्स कब दो पैरेलल्स के दरमियान में होंगे, इसको जरा गौर से सुने. टू पैरेललोग्राम्स आर सेड टू बी बिटवीन द सेम पैरेलल्स. पैरेलल्स का मतलब है दो पैरेलल लाइंस के दरमियान में होंगे. किसके दरमियान में होंगे? हाँ. When their bases, ये नीचे साइड देख रहे हो, ये भी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, ये दूसरा ई एफ जी एच. तो बेटा कहते हैं जब उनकी बेसिस दो पैरेललोग्राम दो पैरेलल लाइंस के दरमियान तब होंगे जब when their bases are in the same straight line and their sides opposite to these bases are also in the same straight line. अब समझ आया नहीं यार? जब उनकी बेसिस जो है वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर मौजूद हो और उनकी बेसिस के जो अपोजिट साइड है वो भी किस पे मौजूद हो, एक सेम स्ट्रेट लाइन पे मौजूद हो, तो देन वी विल से दैट द पैरेललोग्राम्स आर लाइंग बिटवीन द टू पैरेलल्स आर टू पैरेलल लाइंस. प्रॉब्लम किसी को तो क्लियर है? As you can see here that the parallelogram ABCD and EFGH दोनों क्या सेम पैरेलल से दरम्यान में, इनकी बेसिस एक लाइन पे और उनके अपोजिट जो साइड है वो भी एक लाइन के ऊपर है. क्लियर हो गया? अब क्लियर है नहीं? अच्छा. टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी बिटवीन द सेम पैरेलल्स. दो ट्राइंगल्स भी सेम पैरेलल्स के दरम्यान में होंगी अगर उनकी बेसिस एक लाइन पे हो और जो उनके अपोजिट उनका वर्टेक्स हो. इसकी बेस के सामने इसका वर्टेक्स क्या ए, इसकी बेस के सामने इसका वर्टेक्स क्या डी. अगर उनकी बेसिस एक लाइन पे हो और उनकी बेसिस के अपोजिट जो वर्टेक्स है वो भी एक लाइन पे हो, ठीक है, तो वो भी कोलिनियर हो. वो भी क्या हो? कोलिनियर हो. बेसिस कोलिनियर हो और जो बेसिस के अपोजिट वर्टिसेस है वो भी कोलिनियर हो, तो बेटा हम कहेंगे द टू ट्रायंगल्स आर लाइंड बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस आर बिटवीन द टू पैरेलल्स. प्रॉब्लम किसी को? तो टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी बिटवीन द सेम पैरेलल्स व्हेन देयर बेसिस आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन एंड द लाइन जॉइनिंग देयर वर्टिसेस इज पैरेलल टू द बेसिस. ये बात समझ आई नहीं आई? यूं भी कह सकते हो, यूं भी कह सकते हो. समझ आया नहीं? कि वो लाइन जो ज्वाइन कर रही हो किसको? उन दोनों के वर्टिसेस को जो कि अपोजिट हो उनकी बेसिस के, ठीक है. वो लाइन जो उनके वर्टिसेस को ज्वाइन करने से बने वो क्या हो? उनकी बेसिस के, अगर दोनों बेसिस तो एक लाइन पे है और वो लाइन जो इनके किसको, इनके बेसिस के अपोजिट वर्टिसेस को आपस में ज्वाइन करे वो लाइन भी उनकी बेसिस के पैरेलल होनी चाहिए. तो देन वी विल से दैट द ट्रायंगल्स आर लाइंग बिटवीन द टू सेम पैरेलल्स. प्रॉब्लम किसी को? जैसा कि आप देख रहे हैं ट्रायंगल्स एबीसी एंड डीईएफ आर इन द बिटवीन द सेम पैरेलल्स. अब देखें बेटा, अगर दो पैरेललोग्राम बिटवीन द सेम पैरेलल्स हो सकते हैं, दो ट्रायंगल्स बिटवीन द सेम पैरेलल्स हो सकते हैं, तो एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम नहीं हो सकते? तो देखें जी, ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम आर सेड टू बी बिटवीन द सेम पैरेलल्स व्हेन देयर बेसिस आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन एंड द साइड. याद रखना, अब पैरेललोग्राम की वो साइड जो उसकी बेस के अपोजिट है वो, और जो आपकी ट्रायंगल का वर्टेक्स उसकी बेस के अपोजिट है वो दोनों के दोनों किस पे मौजूद हो? एक ऐसी लाइन पे मौजूद हो, एक ऐसी लाइन पे मौजूद हो जो इन दोनों की बेसिस के पैरेलल हो. तो देन वी विल से दैट. पीछे वाली डेफिनेशन में बता दी. तो ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम आर सेड टू बी बिटवीन द सेम पैरेलल्स व्हेन देयर बेसिस आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन एंड द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम अपोजिट टू द बेस प्रोड्यूस्ड इफ नेसेसरी. अगर हम इसको प्रोड्यूस करें जरूरत पड़ने पे तो वो पास हो किससे? वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल दैट इज अपोजिट टू द बेस. दैट इज अपोजिट टू द बेस. सो देयरफॉर देन वी विल से दैट द ट्रायंगल एंड द पैरेललोग्राम आर लाइंग बिटवीन द सेम पैरेलल. ठीक है, बिटवीन सेम पैरेलल्स. ठीक है, तो इफ नेसेसरी पासिस थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एज आर द ट्रायंगल एबीसी एंड द ये देखिए ट्रायंगल एबीसी और ये पैरेललोग्राम आपका, इसकी ये बेस के अपोजिट साइड और इसका वर्टेक्स जो है एक ऐसी लाइन पे लाई कर रहे हैं जो इनकी बेसिस के पैरेलल है. तो therefore now we can say that the triangle and the parallelogram are between the same parallels. प्रॉब्लम किसी को क्लियर है? कुछ डेफिनेशन है नीचे जी. कहता है वन साइड ऑफ द पैरेललोग्राम इज टेकन एज इट्स बेस. अगर हम पैरेललोग्राम की एक साइड को उसकी बेस मान ले, जैसे हमने कहा ये इसकी बेस है, जैसे हमने कहा ये इसकी बेस है, ठीक है, उसको हम बेस मान ले. द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद रखना इस बेस से इसकी अपोजिट साइड तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा
दैट इज कॉल्ड इट्स हाइट। वो मिनिमम डिस्टेंस होगा। ऐसा तो पता ना आपको, और ऐसा तो पता या नहीं पता कि इस बेस से इसके अपोजिट साइड तक का मिनिमम डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस होगा? प्रूव किया मैंने पीछे, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। सो देयरफॉर ये कह रहे हैं कि इफ वन साइड ऑफ द पैरेललोग्राम इज टेकन एज इट्स बेस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द साइड एंड द साइड पैरेलल टू इट, उस साइड और उसके पैरेलल साइड के दरमियान में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इट इज कॉल्ड द ऑल्टीट्यूड। हम उसे उसका ऑल्टीट्यूड भी कहते हैं या उसकी हाइट भी कहते हैं। पैरेललोग्राम क्लियर है जी? डेफिनेशन जी। अब ट्रायंगल की हाइट क्या होती है, इसको मैंने यूज किया थ्योरम में, 14 चैप्टर के थ्योरम में मैंने इसको यूज किया था, याद है ना? भूल गए? मैंने कहा था दो पैरेलल लाइंस के दरमियान में मैंने कहा था इन ट्रायंगल्स की हाइट सेम है, क्योंकि लाइंस के दरमियान में डिस्टेंस ही कांस्टेंट होता है, ठीक है, जब लाइंस पैरेलल होती है। तो इफ वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इज टेकन एज इट्स बेस, अगर हम उसकी एक साइड को क्या ले लें, उसकी बेस ले लें, ठीक है, तो उसकी उस साइड जो कि उसकी बेस है और उसके अपोजिट वर्टेक्स के दरमियान में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, दैट इज कॉल्ड इट्स हाइट। यही मैंने वहां पे भी यूज किया था, याद आया नहीं आया? सो यही कह रहे हैं, इफ वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इज टेकन एज इट्स बेस, द परपेंडिकुलर टू दैट साइड, ठीक है, उस साइड पे जो परपेंडिकुलर होगा, जैसे मैं यहां से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूं, यहां से इससे यहां पे जो परपेंडिकुलर हम प्लॉट करेंगे, ये परपेंडिकुलर जो होगा इसकी हाइट कहलाएगी। और याद है मैंने कहा था एक लाइन से, एक पॉइंट से लाइन तक का मिनिमम डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस होता है? तो यार ये पॉइंट समझो और ये लाइन समझो, तो ये मिनिमम डिस्टेंस इसकी हाइट ही होगी ना। यही कह रहे हैं, if one side of a triangle is taken as its base, the perpendicular to that side from the opposite vertex is called the altitude or the height of the triangle. प्रॉब्लम किसी को? प्रॉब्लम बोलो भाई। यूजफुल रिजल्ट जी, और कुछ थोड़े बहुत उनके हमें प्रूफ भी देंगे ये, तो देखते हैं जी यूजफुल रिजल्ट कौन सा दे रहे हैं हमें। कहते हैं ट्राइंगल्स आर पैरेललोग्राम्स हैविंग द सेम और इक्वल ऑल्टीट्यूड्स और हाइट्स कैन बी प्लेस्ड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। बात ये है, अब अगर एक ट्राइंगल की हाइट और पैरेललोग्राम की हाइट सेम है, तो वो दो पैरेलल लाइन के दरमियान में ही होंगे ना, क्योंकि पैरेलल लाइंस के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है ना। सो देयरफॉर वो हम उन दोनों को दो पैरेलल लाइंस के दरमियान में प्लेस कर सकते हैं, ये वो कह रहे हैं। और कन्वर्सली भी ट्रू है कि अगर आपकी एक ट्राइंगल या आपके दो ट्राइंगल्स दो पैरेलल लाइंस के दरमियान में, तो बेटा उन दोनों की हाइट क्या होगी? सेम होगी। क्यों डर रहे हो? उन दोनों की हाइट क्या होगी? ये यूज किया आप लोगों ने। सो कहां पे यूज किया था? कौन से थ्योरम में यूज किया था? जब हमने कहा था कि एक लाइन जब किसी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल होती है और दो साइड्स को मीट करती है, याद आया? तो वो दो साइड्स को इन द सेम रेशो डिवाइड करती है। हमने वहां पे प्रूव किया था इसमें, याद आया नहीं यार? वहां पे हमने एरिया का फॉर्मूला भी हमने वहां पे यूज किया था। सो देखें जी, कहता है प्लेस ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी एफ सो दैट देयर बेसिस बी सी एंड ई एफ। ये देखें, इसकी एक की बेस बी सी है, दूसरी की ई एफ है, आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन एंड द वर्टिसेस ऑन द सेम लाइन, सो सेम साइड ऑफ इट। एंड सपोज ए एल, ये जो ए एल है और जो डी एम है, इन दोनों की हाइट्स है, आर द इक्वल ऑल्टीट्यूड्स। सो वी हैव टू शो दैट AD is parallel to what? AD is parallel to LM। ठीक है, आपको ये पता है AL क्या है, DM के कॉन्ग्रुएंट है, हमने कहा ना सेम है। तो सुन रहे हो, ये दोनों क्या है? इनका मैग्नीट्यूड सेम है और ये दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है। तो बेटा लगाओ अपना सेकंड थ्योरम 11.2। वो कहता है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की दो साइड एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो और पैरेलल हो, तो वो क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। इसका मतलब ये दोनों साइड भी क्या होंगी? पैरेलल होंगी। समझो नहीं समझे? इसको मानो ना ADML, ये आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्लियर हुआ? यहाँ पे यही कहेंगे। सो AL और DM जो है वो इक्वल ऑल्टीट्यूड, वी हैव टू शो दैट AD इज पैरेलल टू BCF। या सीधी बात करो, BF के पैरेलल है। तो AL एंड DM आर पैरेलल फॉर दे आर बोथ परपेंडिकुलर टू BF। दोनों क्या? अब देखिए बेटा, आपके पास एक लाइन है, मैं इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, दूसरा परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करता हूं। बताओ दोनों पैरेलल होंगे नहीं होंगे? पक्की बात है, पैरेलल होंगे। समझे नहीं समझे? देखिए, जो एक परपेंडिकुलर की डायरेक्शन होगी वही दूसरे की होगी, यही उन्होंने कहा, बोथ आर पैरेलल। और दोनों क्या? कॉन्ग्रुएंट भी हैं। तो लगा 11.2 थ्योरम। नहीं समझे? तो ये साइड इसके पैरेलल हो जाएगी बाय दैट थ्योरम। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट भी है और हमने कह दिया पैरेलल भी है। सो AD इज पैरेलल टू LM।
तो ये हमने दे दिया बस कि AD जो उसके पैरेलल, हमने कहां से प्रूफ किया? 11.2 थ्योरम हमने यूज कर लिया यहाँ पे, 11.2 थ्योरम यूज करके हमने इसको पैरेललोग्राम शो कर दिया। यूजफुल रिजल्ट्स कहता है डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। हमने प्रूफ किया था 11.1 में, मैंने ये प्रूफ किया था, याद रखो, एक पैरेललोग्राम हमने लिया था, याद करो, मैंने ये डायगोनल ड्रॉ किया था यूं करके, और मैंने प्रूफ किया था ये ट्रायंगल इसके क्या कॉन्ग्रुएंट है, याद है नहीं यार? तो अगर ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये ट्रायंगल इसके क्या कॉन्ग्रुएंट है, तो बेटा इनका एरिया भी क्या होगा? सेम होगा। इनके एरिया भी क्या होंगे? सेम होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। प्रॉब्लम किसी बच्चे को क्लियर है सबको?